सब्सक्राइब करिए वेल्थ वेलनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक पहुंच सकें, वो भी सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज की डेट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो संबंधित है आपके धन और समृद्धि से, जिसे बोलते हैं चेक। चेक क्या चीज़ है? चेक प्रोनाउंसिएशन में सेम ही है। एक स्पेलिंग होती है CHECK, चेक, जिसका मतलब होता है जांच करना। और एक जिस चेक की बात हम कर रहे हैं उससे बोलते हैं CHEQUE, चेक, जिसे बोलते हैं धनादेश। हिंदी में धनादेश बोलते हैं, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो लोग अक्सर गलत स्पेलिंग डाल करके ढूंढते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर एक ही गलत चीज़ को 100 बार सही कहा जाए तो लोग उसे सही मानना शुरू कर देते हैं। गूगल जैसी इतनी बड़ा सर्च इंजन भी इस गलत स्पेलिंग से भी आपको बैंक का चेक आपके सामने हाजिर कर देता है। जैसे कि आप जस्ट फॉर ए जोक आप देखते हैं कि अगर भिखारी शब्द सर्च करिए तो इमरान खान की फ़ोटो दिखा देता है पाकिस्तान का। अगर खांसने से अरविंद केजरीवाल का चित्र आ जाता है। पप्पू लिखने से किसका आ जाता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट ये क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ें झूठ हैं, लेकिन फिर भी गलत चीज़ें या गलत प्रोनाउंसिएशन या गलत सर्च से गूगल भी क्या करता है, गलत स्पेलिंग डालने से भी सही चीज़ दिखा देता है। तो छोड़िए, इसके बीच में नहीं पढ़ना है। हम आते हैं मेन अपने मुद्दे पर। आज हम जानेंगे चेक या धनादेश, जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, उससे आपको परिचित कराएंगे। तो उस चेक में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो चेक में क्या क्या जानकारियाँ निहित होती हैं, प्लस इसमें आप जानेंगे चेक के पक्षकार, एडवोकेट्स ऑफ द चेक्स कौन कौन होते हैं, और आप जानेंगे चेक का उपयोग क्या होता है। साथ ही साथ चेक के बारे में कुछ ऐसी बहुत ही गूढ़ चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसे 99% लोग नहीं जानते हैं और भारी मिस्टेक करते हैं, और उसी मिस्टेक का खामियाजा उनको चुकाना पड़ता है। उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है या उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, जिस चीज़ को निपटाने के लिए उनकी बहुत लंबा टाइम और पैसा भी खर्च होता है, फिर भी उसका समाधान नहीं मिलता है। तो चेक के बारे में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे जो हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी मॉडर्न टाइम में। आगे हम आपको बताएंगे चेक की क्या है अच्छाइयाँ या खूबियाँ क्या हैं, चेक से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स क्या हैं, और आप जानेंगे कि चेक के इतनी सारी अगर अच्छाइयाँ हैं तो हर चीज़ कुछ ना कुछ बुराइयाँ या कमियाँ भी होती हैं। तो चेक की कमियाँ क्या हैं, इस तरीके से तमाम सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम चेक के बारे में जानेंगे। लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, और आप लास्ट में पाएंगे कि चेक के बारे में और कुछ जानना आपके लिए अब बाकी नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चेक क्या होता है। तो चेक कुछ और नहीं बल्कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का वित्तीय उपकरण है, जिसके माध्यम से खाता धारक बैंक को लिखित में आदेश देता है कि किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को उतनी धनराशि उसके अकाउंट से दे दी जाए जितना कि खाता धारक ने उस चेक में लिखा है। तो ये परिभाषा जो है बहुत ही सरल और सिंपल मैंने आपको बताया, एकदम आसान सी भाषा में समझ में आने वाली, कि चेक जो है एक ऑर्डर है, सिर्फ एक आदेश है। इसीलिए तो चेक को हिंदी में धना आदेश कहते हैं। धन प्लस आदेश, धनादेश। ये सरकारी दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। अब जानेंगे कि एक चेक में क्या क्या जानकारियाँ निहित होती हैं। तो एक चेक में मूलतः 3 प्रकार की जानकारियाँ निहित होती हैं। जब आप एक चेक को देखेंगे तो उसमें 3 जानकारियाँ या 3 इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यानी खाता धारक की पर्सनल जानकारी होती है। उसमें क्या होता है, जैसे
कि उस खाता धारक का नाम, फिर उसमें क्या होता है खाता संख्या, यानी एक चेक बुक में अकाउंट नंबर, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल अकाउंट नंबर होता है जो किसी दूसरे से मैच नहीं करता है, तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुआ। तीसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका सिग्नेचर, यानी जिसका चेक है, जैसे मेरा चेक है तो इस पर मेरा साइन है, मेरा नाम है, मेरा खाता नंबर है, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और इसमें डेट मैं लिख करके दूंगा, किसी को अगर मुझे चेक को देना है तो मैं इसमें डेट लिखूंगा, वो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं कौन सा डेट लिखता हूँ। और अमाउंट, कितना अमाउंट देना है वो मैं लिखूंगा, इसलिए वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और पेई किसको दूंगा, यानी प्राप्तकर्ता कौन होगा वो भी मैं डिसाइड करूंगा, तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुआ। और फिर दूसरा होता है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन या बैंक की जानकारियाँ। बैंक के बारे में आप एक चेक से क्या जान सकते हैं, सबसे पहले बैंक का आप एड्रेस जान सकते हैं, यानी वो बैंक कहाँ पे है। दूसरा उस बैंक का आप नाम जान सकते हैं, जैसे बंधन बैंक का चेक है तो आप जानते हैं कि ये क्या है, बंधन बैंक है। HDFC बैंक का चेक होगा तो HDFC बैंक, SBI का होगा तो SBI का। तो आप बैंक का नाम, उसकी बैंक की जानकारी है, बैंक का एड्रेस और बैंक का IFSC कोड। IFSC कोड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तब IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है अकाउंट नंबर के साथ में। बिना इस कोड के ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शन इम्पॉसिबल है। और MICR कोड, MICR कोड क्या होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड। इस कोड के माध्यम से ही कोई भी जो चेक आप बैंक में लगाते हैं उसका क्लियरेंस होता है, यानी ये चेक को क्लियरेंस होने में क्या मदद करता है। इसीलिए आप जानते हैं किसी चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन क्यों लगता है। MICR कोड, इसकी जांच होती है कि वो चेक जो है वो लीगल है या नहीं है, वो सही है या फिर डुप्लीकेट है, क्योंकि तमाम सारी बैंक आजकल हिंदुस्तान में हो चुकी हैं। हर बैंक का अपना अलग अलग चेकबुक है, उसके अपने अपने कलर हैं, अपनी अपनी डिज़ाइन है, और वक्त के अनुसार ये चेंज भी होता रहता है। इसलिए किसी बैंक में जब आप चेक लगाते हैं तो इस चीज़ को जानना चाहता है कि उसमें क्या है, वो लीगल है या नहीं। और इसकी जांच उसमें जो एक विशेष प्रकार की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड होता है, उसी के माध्यम से क्या है उसकी जांच होती है कि उसमें विशेष प्रकार का इंक का इस्तेमाल होता है। इसी की जांच के लिए आपका 2 से 3 दिन वक्त लगता है चेक क्लियरेंस होने में। आगे अब बैंकिंग की जानकारी क्या होता है, अकाउंट ID विथ RBI। 6 डिजिट की एक ID होती है जो RBI की ID होती है, और क्या है, ये भी बैंक का इन्फॉर्मेशन है। आगे होता है ट्रांजैक्शन ID जो 2 अंक का होता है, 2 डिजिट का, और एक होता है ब्रांच का एड्रेस और चेक नंबर। चेक नंबर आपका 6 डिजिट का होता है। तो ये जो है बैंक की जानकारी हुआ। और एक तीसरी जानकारी जो आपको मिलती है चेकबुक के चेक के माध्यम से, वो होती है प्राप्तकर्ता की जानकारी। प्राप्तकर्ता की जानकारी यानी पेई, जिसको दिया जा रहा है, उसका सिग्नेचर होता है और उसका नाम होता है। तो इस तरीके से एक चेक में ये 3 तरह की जानकारियाँ पाई जाती हैं जो अभी हमने आपको बताया। आगे हम देखेंगे चेक के पक्षकार, एडवोकेट्स ऑफ द चेक क्या होता है। इन्हीं 3 जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं एक चेक के माध्यम से, यही तीनों किसी चेक के पक्षकार होते हैं, जिसमें पहला जो व्यक्तिगत जानकारी यानी खाता धारक, इसे भुगतानकर्ता भी कहते हैं। यानी मेरा एक चेक है, मैं किसी को अगर दूंगा तो मैं भुगतानकर्ता या खाता धारक हुआ। इसे आहर्ता भी कहते हैं, यानी चेक देने वाला। दूसरा होता है अदाकर्ता। अदाकर्ता वित्तीय संस्थान या बैंक होता है जो मेरे दिए गए आदेश से मेरे अकाउंट से पैसे को देगा किसी थर्ड पार्टी को। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं प्राप्तकर्ता या आदाता, प्राप्तकर्ता जिसे बोलते हैं। तो ये चेक के 3 पक्षकार होते हैं, एक देने वाला और एक बैंक
और तीसरा जो होता है, ठीक है, उसे प्राप्त करने वाला। तो ये 3 पक्षकार हुए चेक के। आगे आप देखेंगे चेक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चेक का उपयोग जब आप कोई म्यूचुअल फंड या कुछ आप लोन वगैरह लेते हैं तो आपको एक कैंसिल्ड चेक देना पड़ता है, या आपके यहाँ क्या रेंटर वगैरह होते हैं, या कुछ भी आप एड्रेस प्रूफ के रूप में आप कुछ देना चाहते हैं, या कोई एक नया अकाउंट भी अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो अक्सर बैंक वाले एक कैंसिल्ड चेक क्या है आपसे मांगते हैं। उससे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपका एक रियल एड्रेस प्रूफ, जिससे कि फेक ना हो सके। आज लोग जगह जगह का कोई भी फर्जी आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ बना लेते हैं, जिससे बैंकों को अच्छा खासा चूना लगा देते हैं। लेकिन कोई भी बैंक जब तक आपका डिटेल जानकारी नहीं ले सकेगा तब तक वो अकाउंट नहीं खोल सकेगा। तो अक्सर जब भी कोई आप लीगल या कुछ बड़ा काम करते हैं तो आपका जो चेक है वहाँ पे क्या है एड्रेस प्रूफ के रूप में लगता है या दिया जाता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा उपयोग है वो भुगतान के साधन के रूप में। आप कोई बिल पे करना चाहते हैं, आप बच्चों की फ़ी पे करना चाहते हैं, या फिर किसी को आप क्या है सैलरी पे करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप पेमेंट्स या लेन देन करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो आप चेक का उपयोग करते हैं। तो चेक जो है एक भुगतान का साधन भी है। और चेक का उपयोग बिजनेस लेन देन, सबसे ज़्यादा उपयोग इसका बिजनेस लेन देन, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या कैश आप दे सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें बहुत ही बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन में क्या है लेन देन किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में चेक ज़्यादा उपयोगी होता है। और इसका उपयोग ऑटोमेटेड भुगतान है। अगर आप चेक काट करके आप बैंक में लगा दिए तो 2 से 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाता है। यानी जिस अकाउंट में पैसा जाना है, जिस अकाउंट से जाना है, ये लेन देन ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे है लोन का उपयोग। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो भी चेक का उपयोग होता है सिक्योरिटी के रूप में। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एज ए सिक्योरिटी कुछ ना कुछ आपको क्या है जमा करना पड़ता है, जिसमें आपको एक क्या है चेक जिसमें कुछ अमाउंट भरा होता है, वो चीज़ आपको सिक्योरिटी के रूप में जमा करना पड़ता है। जब वो चीज़ आप लौटाते हैं तो आपका चेक को रिटर्न कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। और उपहार देने के रूप में आपने देखा होगा शादियों में, या जब कोई बड़े बड़े गेम्स में कुछ विन करके आते हैं, जीत करके आते हैं, या आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में देखा होगा अचीवर्स को, जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, उन्हें एक बहुत बड़ा चेक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो एक्चुअली क्या है, ये बैंक को आदेश दे करके स्पेशली बनवाया जाता है। तो इस तमाम सारे चीज़ों में चेक का इस्तेमाल होता है। इसलिए चेक दैनिक जीवन में फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आगे हम जानेंगे चेक के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने की वजह से उन्हें लंबा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले कि चेक जो होता है वो बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट दोनों के लिए जारी होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चेक पर जिसका नाम होगा ज़्यादातर भुगतान वही लोग करा सकते हैं, बिरर चेक को छोड़ करके। और डेट अगर आपने क्या है चेक पे नहीं डाला है तो वो चेक किसी काम का नहीं, इनवैलिड होता है। डेट डाला हुआ बहुत ज़रूरी है, भले वो प्री डेटेड या पोस्ट डेटेड चेक हो, डज नॉट मैटर, लेकिन डेट होना चेक पर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चेक में समझिए ये भारी मिस्टेक है। आगे देखेंगे, चेक सिर्फ जिस डेट को काटा जाता है उस डेट से 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और वो किसी काम का नहीं रह जाता है। आगे देखेंगे, MICR कोड ही चेक को क्लियरेंस करने में मददगार होता है। यानी MICR कोड अगर ना हो तो आपका चेक क्लियर होगा ही नहीं। उसी से उसकी असलियत की जांच होती है और उसी की वजह से चेक आपका क्लियर होता है। और चेक की रकम शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखनी होती है, दोनों मैच किया जाता है कि चेक कोई फर्जी नहीं है। आगे नो ओवर राइटिंग, चेक अगर आप लेते हैं या देते हैं तो दोनों में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा बैंक उसे लेने से मना कर देगा। आगे देखेंगे, प्राप्तकर्ता का नाम बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए, यानी जिसे आप पे कर रहे हैं उसके नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स या ओवर राइटिंग
या कुछ भी अगर क्या है गड़बड़ है तो चेक वो आपका किसी काम का नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो चेक में आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखेंगे चेक की अच्छाइयाँ क्या हैं। तो चेक के बारे में बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं। सबसे बड़ी अच्छाई इसकी है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चेक में तमाम सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। इसकी सिक्योरिटी के लिए इसमें देखिए चेक नंबर होता है। दूसरा क्या होता है आपका MICR कोड होता है, और एक RBI के साथ में एक अकाउंट नंबर होता है, और प्लस एक ट्रांजैक्शन कोड होता है 2 डिजिट का। तो ये सब चीज़ें क्या है इसकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसकी सुरक्षा की गारंटी होते हैं ये सब चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चेक इसलिए भी सुरक्षित है कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कैश अगर अपने पॉकेट में भर करके आप लेके जाएंगे तो चोरी होने का या लूटे जाने का डर भी होता है, और आपको खुद एक टेंशन होती है। लेकिन एक पन्ने का चेक पे करोड़ों रुपए लिख करके मोड़ करके अपने जेब में के किसी भी कोने में रख करके आप इजीली ले जा सकते हैं। तो चेक जो होता है वो कैश की अपेक्षा काफ़ी सिक्योर या सुरक्षित होता है। दूसरा चीज़ है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी को चेक काट करके देते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक पेज के बाद इसमें रिकॉर्ड स्लिप नाम से क्या है 2 पेज होते हैं, जिसमें आपको सारे चेक का डिटेल भरने के लिए क्या है कॉलम दिया गया होता है। जैसे किस डेट को आपने चेक दिया, किस नंबर का आपने चेक दिया, चेक इशू किसको आपने किया, अमाउंट कितना दिया, उसमें कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, और फिर आपका उसमें बचा हुआ बैलेंस कितना है। तो ये कुछ जानकारियाँ भरने के लिए होती है। इस कंप्लीट चीज़ को चेक बुक कहते हैं। चेक बुक की अगर आप डेफिनेशन जानेंगे तो सिंपल सा है, ये बंडल ऑफ चेक लीव्स अटैच्ड इज ए चेक बुक विच इज प्रोवाइडेड टू इट्स कस्टमर। यानी चेक बुक कुछ और नहीं बल्कि जो चेक लीव्स होती हैं इनके क्या है एक बंडल है और कुछ नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस टाइप का है, उतनी चेक लीव्स आपके चेक में होंगी। जैसे अगर आपका बेसिक लेवल का अकाउंट है तो आपके चेक में जो चेक लीव्स होती हैं वो केवल 10 पीस होगी। बेसिक से थोड़ा ऊंचा है तो ये 20 पीस तक होती है। और अगर आपका बिजनेस अकाउंट या चालू खाता है तो उसमें जो चेक लीव्स की जो संख्या होती है वो 50 तक होती है। और अगर आपका अकाउंट प्रीमियम है यानी बिजनेस में प्रीमियम अकाउंट है, काफ़ी लेन देन होता है, तो जो चेक लीव्स होती हैं इसमें वो 100 तक भी होती हैं। और जिसकी चेक लीव्स 100 तक होती हैं वो ज़्यादातर व्यापार करने वाले लोग होते हैं। सेविंग अकाउंट के लोगों की चेक लीव्स केवल 10 से 20 या 50 तक ही सीमित होती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आगे दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट मीन्स सपोज करिए कि अगर आप कैश में किसी को देना चाहते हैं तो आपको कैश तुरंत का तुरंत देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी को पेमेंट देना चाहते हैं और आपने चेक काट करके उसको आपने दे दिया तो आपके पास कुछ दिन का वक्त मिल जाता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे कम भी हैं तो आप उसे इकट्ठा करके पैसे उसमें पूरा करके अगले व्यक्ति को क्या है आप मैसेज दे सकते हैं कि वो चेक लगा सकता है, क्योंकि 3 महीने की वैलिडिटी होती है। और कोई व्यक्ति अगर आपसे चेक प्राप्त कर लेता है तो आपको परेशान भी नहीं करता, उसे एक सांत्वना या विश्वास हो जाता है चेक तो मेरे पास आ ही गया है, पैसे तो अब मिल ही जाएंगे। तो कैश में अगर आप किसी को देते हैं तो आपको बार बार जब तक दे नहीं देंगे आदमी आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन चेक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप दे देते हैं तो आपको 2, 4, 6, 10 दिन तक, अगर हो सके तो 3 महीने तक भी आपको राहत मिल सकती है। आप पैसे इकट्ठा करके पूरा करके उस चेक को क्लियर करा सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है डिलेड पेमेंट, यानी चेक के माध्यम से आप देर में भी पेमेंट कर सकते हैं। ये सुविधा होती है जिसमें दोनों पक्ष शामिल होने चाहिए या सहमत होने चाहिए। आगे देखेंगे लीगल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा चीज़ है, सपोज करिए आप चेक जारी करता या खाता धारक नहीं है, आप प्राप्त करता हैं,
और किसी ने आपको चेक के माध्यम से पेमेंट किया और चेक अगर बाउंस हो जाता है तो आप लीगली उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। वो व्यक्ति इस चीज़ से बच नहीं सकता या मुकर नहीं सकता है। तो चेक जो होता है लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। अगर इससे हुआ पेमेंट आपको नहीं मिल पाता है तो आप लीगल नोटिस दे करके कार्रवाई कर सकते हैं और अगले व्यक्ति को आपको पैसा पे करना ही होगा। आगे देखेंगे इसमें कन्वीनियंस मीन्स सुविधाजनक है। सुविधा क्या है इसमें? दे कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग बिल पेमेंट्स एंड लार्ज परचेजेज। इसकी सबसे बड़ी सुविधाजनक बात यह है कि इसमें छोटे से छोटा बिल पेमेंट से लेकर के बहुत बड़ा बड़ा करोड़ों का ट्रांजैक्शन, लाखों का ट्रांजैक्शन भी आप चेक के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें डज नॉट मैटर, आप छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े अमाउंट तक कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, चेक उसके लिए अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर बड़े ट्रांजैक्शन चेक के माध्यम से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 100, 200, 500, 1000 रुपये के लिए चेक काटना अच्छी बात नहीं है। आगे देखेंगे हम चेक की कमियां। जहां इतनी सारी अच्छाइयां किसी चीज़ में होती हैं तो उस चीज़ में कोई ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि स्लो टू क्लियर, यानी आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, किसी ने आपको चेक दे करके फंसा दिया 10 दिन के लिए, 10 दिन तक आप लटके रह जाएंगे। तो यही इसकी क्या है, कमी है। जहाँ चेक देने वाले के लिए फ़ायदा है वहीं चेक लेने वाले के लिए नुकसान भी है, आपका टाइम बढ़ जाएगा। आगे है धोखाधड़ी के खतरे से जूझ सकते हैं। धोखाधड़ी क्या हो सकता है? चेक अगर प्रॉपर नहीं भरा है तो उसमें कुछ हेर फेर या उसमें जीरो बढ़ा करके या वर्ड्स में कुछ चेंजिंग करके या कहीं डेट में कुछ चेंजिंग करके या नाम में चेंजिंग करके बहुत सारे तरीक़ों से उसमें फ्रॉड भी हो जाते हैं, जो हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस किस तरह के फ्रॉड चेक के माध्यम से हो जाते हैं, चेक भरना कैसे चाहिए और उसकी जो रियल जानकारी आपको हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आगे देखते हैं इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि आज के डिजिटल युग में जहां एक क्लिक पर 1 रुपये से लेकर के करोड़ों रुपए तक का ट्रांजैक्शन बैठे बैठे हो जाता है, उस युग में एक चेक बुक या एक चेक लीफ आप जेब में ले करके बैंकों का चक्कर लगाते रहें, ये भी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि चेक क्या होता है, चेक बुक क्या होता है और चेक में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं। साथ ही साथ आपने जाना चेक के पक्षकार कौन कौन से होते हैं और चेक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चेक के बारे में कुछ क्या खास बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, चेक की अच्छाइयाँ क्या हैं और चेक की कमियाँ क्या हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, खासकर चेक के बारे में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए और क्या चाहते हैं आप जानना इसके बारे में। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ता है और ये मेहनत के साथ में बढ़िया रिसर्च करके अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो देने का मन करता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।